हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आप यदि आप देखना चाहें तो आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं उसमें आप देख लीजिएगा। यह रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है और इसकी जो सीमाएं हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी जो विद्या है उसमें आप जाकर देख लीजिए ये कितनी बार पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं ये केवल क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 11th में भी पूछा जाता है, ये क्लास 9th के लिए भी है, मतलब ये 9th में भी है, फिर से 11th में भी ये टॉपिक है, अब फिर से क्लास 12th में ये टॉपिक है। तो सोच सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि आसान शब्दों में हम समझेंगे, ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि मैं केवल फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम करा रहे हैं, वैसे ही केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक है, आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप जाकर उस लिंक पे क्लिक करके अपनी आगे की पढ़ाई को कर सकते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। हम देख रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, यदि आप समझे रहेंगे तो अपने आप भी ये सब कुछ लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम समझ लेते हैं। तो देखिए रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में यही कहा कि जो पदार्थ होता है, पदार्थों का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। उन्होंने कहा था कि पदार्थों का छोटा कण परमाणु होता है। तो सिंपल में कहें तो इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है ना वह बहुत ही छोटा होता है, मतलब अति सूक्ष्म होता है। और दूसरी बात कहा कि परमाणु होता है एक गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म होता है और दूसरी बात वो गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, हम इतनी बात जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, नाभिक के चारों ओर होते हैं कक्षाएं। इस प्रकार ये नाभिक है ना, तो नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं। इतनी बात बेसिक हम जानते हैं। हम ये भी बात जानते हैं कि ये जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार गलत तो हम नहीं कह रहे हैं, इतना तो बेसिक आपको पता भी होगा कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड ने हमें क्या क्या बताया इसको समझ लेते हैं। रदरफोर्ड ने सबसे पहली बात यही कहा कि जो परमाणु होता है, ये क्या है, परमाणु। तो जो परमाणु होता है तो परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है। तो हम एक एक को समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमने जो कुछ लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद नोट्स में अपने लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार हमें क्या बताया गया, सबसे पहली बात बताया गया कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण होता है। तो पहली बात तो आपको यूं ही समझ में आ गया होगा कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, और क्या होता है, गोलाकार होता है, और सबसे खास बात कि विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, तो ये दो बात आप पहली बात समझ गए। दूसरी आते हैं, दूसरा कहा गया कि परमाणु का समस्त धनावेश, ध्यान से समझेंगे, परमाणु का समस्त धनावेश और इसका जो द्रव्यमान होता है, मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु के केंद्र में होता है। ये इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कहा कि जो परमाणु होता है तो इसमें जो धनावेशित भाग होगा वो कहाँ पर होगा, केंद्र में होगा, जो ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो परमाणु का समस्त जो धनावेशित भाग होता है वो केंद्र में होता है। और फिर से इन्होंने कहा कि परमाणु का जो द्रव्यमान भी होता है वो भी केंद्र में ही होता है, और जिसे नाभिक कहते हैं। मैंने नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। रदरफोर्ड ने बताया है नाभिक कहते हैं। तो ये बात आपने समझ लिया कि इन्होंने ये बताया कि परमाणु का समस्त जो धनावेशित भाग होता है वो परमाणु के केंद्र में होता है, और इसका द्रव्यमान मतलब इस परमाणु का कुछ ना कुछ वजन होगा, तो इसका जो वजन होगा ना वो इसके केंद्र में होता है।
जैसे अगर सपोज डैट हम अगर आपको अच्छे से समझाना चाहें तो जैसे हमारा ही कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, कुछ ना कुछ हमारा मास है, द्रव्यमान है कि नहीं, कि मान लेते हैं 25 किलो का है, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कितने केजी के हैं। तो सपोज डैट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जाते हैं और आप अपने जो क्या है अपने वजन को क्या करते हैं, तौलते हैं, ठीक है, अपना जो वेट है उसको देखते हैं कितना है। तो आपने देखा कि मैं हूँ लगभग मैं 50 किलो का हूँ, आप मान लेते हैं कि आप 50 केजी के हैं, और आपने गए अब फिर से 1 केजी, ठीक है, 1 केजी आपने फिर से भोजन कर लिया, तुरंत वजन आपने देखा 50 केजी के करेक्ट हैं, आपने गए और उसके बाद 1 केजी आपने भोजन कर लिया। अब मैं आपको कहूँ कि फिर से आप वेट करेंगे तो क्या आपका वजन 51 केजी का हो गया होगा? 50 से 1 केजी आपने भोजन करा तो 51 केजी का होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं हुआ होगा, ठीक है, वो 50 केजी ही होंगे, ये प्रैक्टिकली आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वो 85 केजी होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो द्रव्यमान है ना, हमारा जो पूरा वेट है, मास है, वो हमारे केंद्र में स्थित होता है, और केंद्र क्या है, हमारा नाभिक है, ठीक है ना, तो नाभिक में स्थित होता है, ठीक है, तो हमारा वेट किस पर होगा, नाभिक पर। वैसे ही परमाणु का जो केंद्र होता है या धनावेशित जो भाग होता है वो इसके केंद्र में होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र में होता है, ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं तीसरी बात, इसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये बताया गया कि परमाणु की जो त्रिज्या, देखिए नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि होती है, और देखिए परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि होती है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि ये पूरा परमाणु है, तो इस परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होगी, और ये छोटा सा जो नाभिक है ना, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि होगी। और ये बात आपको पता है कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे कम होता है, ठीक है, और जो थोड़ा सा अधिक है इससे तो ये अधिक होगा, इसका मतलब ये अधिक है और ये वाला कम है, क्योंकि ये माइनस में है ना, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब इससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि हमने आपको कराया था, और आपने याद किया होगा या शायद आपने ये वीडियो देखा होगा उस वीडियो को, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने भी आपको उसमें बताया था कि रदरफोर्ड ने बताया कि उसमें हमने बताया था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में कि परमाणु की जो नाभिक मतलब परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो हमने उसमें कितना बताया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु की मतलब नाभिक की त्रिज्या हमने अल्फा कण प्रकीर्णन में कितना बताया था, क्या आपको याद है? दिल से बताइएगा, याद है तो। नहीं याद है तो आप कहिएगा सर मुझे याद नहीं है, कमेंट से समय में बता दीजिएगा। अब कोशिश ये कीजिएगा कि आप याद कर लें, आपको ना याद हो तो मैं आपको बता दूं, उसमें हमने बताया था कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो हमने बताया था 10⁻15 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻15 सेंटीमीटर बताया था, और इस वाले में हम बता रहे हैं 10⁻12 सेंटीमीटर। तो इससे आपको कंफ्यूज होना चाहिए ना कि वास्तव में परमाणु की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए रदरफोर्ड ने पहले तो 10⁻15 सेंटीमीटर बताया था, फिर से इसको जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर लिया उसके बाद ने ये नियम दिया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो इसमें इन्होंने जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके अब फिर से इन्होंने बताया, तब जाकर इस कमियों को दूर करके इन्होंने कहा कि ये वाला ना होकर परमाणु की जो त्रिज्या होगा वो 10⁻12 सेंटीमीटर होगा। तो बहुत से ऐसे बुकों में कहीं कहीं ये भी दिया है, कहीं कहीं ये भी दिया है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको ये याद नहीं था तो सोच सकते हैं आपको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं, जो हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी हुआ है और उसको याद नहीं है, तो मैं यही कहूँगा रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, पीछे का रिवाइज कीजिए, समझिए जो आपने नोट्स बनाया है, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो फिर से जो टॉपिक नहीं समझ में आता है उस टॉपिक के वीडियो को देख लीजिए हमारा। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बेटर तरीके से, तो फिर से आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको बेटर तरीके से दिमाग में आपके बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। अगला आता है चौथा कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है।
सिंपल सी बात है कि नाभिक है, ये रेड वाला नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार ये कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये सभी इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं, ये बात हम जानते ही हैं। उसके बाद आता है पांचवा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे को विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें आपको पता है क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया, हम सिंपल में यहाँ पर फिगर बनाते रहे, ये परमाणु है, ठीक है, और परमाणु का ये नाभिक है, ठीक है, तो और नाभिक के चारों ओर ये क्या है, कक्षाएं हैं। सपोज दैट एक कक्षा हमने बना लिया, तो इसमें ये बताया गया कि परमाणु की कक्षाओं में, मतलब ये परमाणु है तो परमाणु कक्षाओं में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो परमाणु की जो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। वही ना बात बताया गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे को विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब कि देखिए क्या होता है, सपोज दैट कि ये नाभिक जो है ना, ये नाभिक इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो किस बल द्वारा आकर्षित करता है, तो विद्युत आकर्षण बल द्वारा ही आकर्षित करता है। वही बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच जो बल लगेगा वो विद्युत आकर्षण बल लगता है। तो ये हुआ, इसमें मुख्य बात इतना बताया गया था, जितना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है उतना हमने आपको बता दिया। उसके बाद आता है कि इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, क्योंकि कमियां आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए हमने लिखा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। ठीक है, तो सीमाएं कहें या कमियां कहें, दोनों बात एक ही होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा डीप में आपको समझना होगा। ठीक है, रदरफोर्ड की कमियां निकालने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। और क्लार्क मैक्सवेल ने क्या कहा, उन्होंने ये बात कहा कि क्लार्क मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया है जो है क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, ध्यान से समझेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वह कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गति करती हैं। तो कोई भी चीज यदि गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी, हानि होगी, मतलब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी। और जब कम होगी तो धीरे धीरे इसकी गति भी धीरे होने लगेगी, कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन होगा ये नाभिक में गिर जाएगा, इसमें आकर गिर जाएगा। ठीक है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मैं आपको समझाऊं तो जैसे मान लेते हैं आप एक ग्राउंड है उसका चक्कर लगा रहे हैं, तो आपको कहा गया है रुकना बिल्कुल भी नहीं है, चक्कर लगाते जाना है। आपने मान लेते हैं आपने आधा घंटा तक चक्कर लगाया, फिर से 1 घंटा हो गया, एक समय ऐसा आएगा कि आप गिर ही जाएंगे, आपको रुकना है ही नहीं। तो एक समय पे आपकी ऊर्जा धीरे धीरे पूरी समाप्त हो जाएगी, आपका पैर काम नहीं करेगा तो आप गिर जाएंगे। तो उस समय गिर जा रहे हैं ना। उसी प्रकार क्लार्क मैक्सवेल ने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये भी गति कर रहा है, तो जब गति करेगा तो इनकी ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा एक बार कम होगी तो इनको भी तो नाभिक में गिर जाना चाहिए ना, परंतु ऐसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, यही क्लार्क मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से पूछा, तो रदरफोर्ड के पास इसकी जवाब नहीं था कि क्यों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है, यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा में थोड़ा सा समझिए। हमने लिखा है कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर, मतलब क्लार्क के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के आधार पर जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार गति करता है तो इलेक्ट्रॉन में लगातार विकिरण ऊर्जा के रूप में हानि होनी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए, और किस रूप में, विकिरण ऊर्जा के रूप में हानि होनी चाहिए। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसकी जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था, तो इसके लिए इस नियम में ये कमियां निकाला गया, इस सिद्धांत में ये पहली कमी निकाला गया। मुख्यतः तो 2 ही कमियां हैं। और दूसरे इनके ये कमियां हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु जो मॉडल है यह इलेक्ट्रॉन के वितरण नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन का वितरण की व्यवस्था क्या होगी। मतलब अगर सिंपल में कहें तो यह, मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं बता सका। ठीक है, तो वही बात हमने लिखा है कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। अभी भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल में ये है ना कि हम जानते हैं, ठीक है, इसको फिर से मैं मिटका कर थोड़ा समझा ही दे रहा हूँ।
ठीक है, ये परमाणु है और ये नाभिक है। तो ये पहली कक्षा, फिर से दूसरी, फिर से तीसरी, ऐसे ये कक्षाएं हैं। तो हम जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होते हैं, ठीक है, तीसरी में फिर से अधिक और होते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं अब कि पहले में 2, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 18, फिर से 18, इस प्रकार चलते जाता है। तो ये हमें पता है ना कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में 8। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल में ये नहीं बताया गया कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। वही बात बताया गया है कि यह मॉडल कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, इलेक्ट्रॉनों का जो फैलना है कि कहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको स्पष्ट नहीं कर पाया। तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। इसका मतलब अर्थात वही हमने करके लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्पष्ट नहीं कर सका। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये नियम। मैंने आपको पूरे डीप में डिस्कस करके बताया है। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे यदि आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी, इंग्लिश सभी का पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, क्लिक कीजिए और जो भी VVI क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनकी पढ़ाई कीजिए। और खासकर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे क्लास 12 का जो भी PDF होगा वो सब आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।